हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 के लिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं लगातार आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। तो करीब 7-8 बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपको कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये कार्यालय परिचारी का यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा सा आप लोग क्या करिए कि वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि ये प्रश्न आपको और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लगातार बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ढूंढ ढूंढ कर कवर करवा रहा हूं। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। देखिए, निम्न में से कौन कालानुक्रमिकता में सही है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है काल अनुक्रमिकता में सही दिया गया है। बताइए कालानुक्रम में इसमें से सही कौन सा है। और ऑप्शन में आपको कुतुब मीनार, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी दिया गया है। इन्हीं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। चलिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो आपको याद होगा कि 1193 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। और इसके निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है। और फिर आता है आपका 1368 ईस्वी, जहाँ पर जो है आपको याद होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अच्छा, कुतुब मीनार से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से किस स्मारक का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है किसका प्रवेश द्वार, तो ये आपका कुतुब मीनार हो जाएगा। अच्छा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। और देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना यानी कि फतेहपुर सीकरी नामक जो शहर बसाया था, ये अकबर ने 1571 में बसाया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ताजमहल का, तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो कुतुब मीनार, उसके बाद आपका हो जाएगा फतेहपुर सिकरी और फिर आपका हो जाएगा ताजमहल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पूरा यहाँ पर मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, अगला प्रश्न है, और ये सीरियल वाइज प्रश्न यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बट आपको पूरा क्वेश्चन इसमें मैं कवर करवाऊंगा। देखिए, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है ना, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है ना, ये किताब किसने लिखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक जो है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको याद होगा ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। साथ ही साथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी याद रखिएगा, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही पुस्तक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शीतल पेय जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। तो आपने कोको कोला देखा होगा,
अगर उस पर आपने पढ़ा होगा ठीक से तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कैफीन होता है। क्या होता है? तो शीतल पेय जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो ये कैफीन की होती है। किसकी फ्रेंड्स? कैफीन की। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शीतल पेय में होता है, शीतल पेय में होता है और अम्ल का नाम दिया जाता है। तो याद रखना है, शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है शीतल पेय में? तो शीतल पेय में जो है कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ठीक है ना, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला। चलिए पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्द लगा हुआ है निम्नलिखित। वैसे तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ना, ये कौन सी नदी है? तो सबसे लंबी नदी दुनिया की नील नदी है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नील के बाद अमेजन नदी है। तो नील तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अमेजन दिया गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है ये आपका अमेजन नदी है, और सबसे लंबी नील नदी है, और नील के बाद अमेजन हो जाएगा, तो अमेजन ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। ये वाला प्रश्न आपको अंग्रेजी में है बट हिंदी में भी आपको मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा के सबसे करीब इसमें से कौन सा शहर है? तो यहाँ पर मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, सिंगापुर। ठीक है ना, और सिंगापुर सबसे इसमें से करीब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जो है, ये 3 महादेश से होकर के गुजरती है। एक दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए राज्यसभा का सभापति आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, बताइए। तो देखिए अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु जो थे, इनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, और देखिए कैंडिडेट ने भी इसका आंसर सही ही लगाया हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में जो अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, उसका सही अनुक्रम क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि सूरत में स्थापित हुआ था 1613 में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, और फिर आखिरी में कोलकाता में 1686 में। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, सूरत में सबसे पहले, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, और फिर आपका कलकत्ता में। तो सूरत, मद्रास, बॉम्बे, और यहाँ पर देखिए लास्ट में कोलकाता दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, और ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के ये चमोली जिले में है, धौली गंगा नदी पर। ठीक है ना, तो उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सदिश राशि नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें से आपका वेग सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। उसके अलावा भी याद रखिएगा आपका त्वरण भी सदिश होता है, समवेग भी सदिश होता है। इसमें से गति जो है ये अदिश राशि है, तो ये सदिश नहीं है, गति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। आप देख सकते हैं कालानुक्रमिक क्रम बड़ा पूछा गया है, तो ये क्रम यहाँ से आपको बताना है, यहाँ से ऑप्शन में से आपको ढूंढ करके बताना है। चलिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा था, नीलम संजीव रेड्डी का, ये 1977 से लेकर के 1982 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से लेकर के 1987 तक रहा था। और फिर आर वेंकट रमन का कार्यकाल जो था ये 1987 से लेकर के 1992 तक रहा था। और शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल जो था ये 1992 से लेकर के 1997 तक रहा था। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया, 1, 2, 3 और 4 देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर
क्रम जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। देखिए वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल है, यह आपका किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये अपकेंद्रीकरण पर यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए अपकेंद्रण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा 2026। और बिल्कुल जो बिहार एसएससी का कार्यालय परिचारी का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम एवं पैटर्न, उसी पैटर्न पर आधारित इसमें जो है प्रश्न आपको दिए गए हैं। इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन पेपर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिखने को मिल जाते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और सबसे खास बात इसमें क्या है कि पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया। आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस बुक को आप परचेज कर लीजिए, और इस बुक के माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसका बेरी का क्या कारण होता है? अच्छा, बेरी एक प्रकार का बीमारी होता है, और यह किस विटामिन की कमी से होता है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बेरी नामक रोग जो होता है ना, ये विटामिन B1 की कमी से होता है, और इस विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो थायमिन भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो बच्चों में रिकेट्स होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय, तो उस समय भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित अधातुओं में से, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक यानी कि आप कह सकते हैं कि अचालक के लगभग श्रेणी में। तो यहाँ पर देखिएगा सेलेनियम नहीं है। सेलेनियम जो है एक तरह का अर्धचालक होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ ना कुछ विद्युत का चालन तो करता ही है, इसीलिए मंद चालक नहीं है। यही प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर्स उल कहा जाता है? यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में फिलोस्फर उल लिखा गया है। ठीक है ना, फिलोस्फर उल कहा जाता है। इसमें से किसको? या यशद पुष्प कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है आपका जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, यहाँ पर लिखा गया गर्म किया जाता है, तब इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? साइंस के बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। ओवरऑल इसमें सारे के सारे प्रश्न बढ़िया हैं। तो देखिए जब आपको पता होगा, सबसे देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? तो पानी का जो है आपका आयतन यहाँ पर न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है, यही होता है ना। तो देखिएगा कि 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब कम किया जाएगा तो उसका आयतन जो है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एपीफाइट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया है एपीफाइट्स। देखिए एपीफाइट्स जो है वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो देखिए एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं फ्रेंड्स जो अन्य पौधों से अपना पोषण नहीं ग्रहण करते हैं, बट ये यांत्रिक आलम्ब के लिए उन पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, तो केवल यांत्रिक आलम्ब के लिए होते हैं, ये भोजन वगैरह नहीं लेते हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि एथलीट फुट बीमारी होती है। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वाला भी सेक्शन मैंने यहाँ पर रखा। तो एथलीट फुट जो होता है ये कवक से होता है, फम्फूद से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, और कोशिका का इसको पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइजोजोम। लाइजोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा एथलीट फुट, ये हो गया, ये फंगस के कारण होता है, कवक के कारण। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? इनमें से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका कौन करता है? तो ये आपका नील हरित शैवाल और एक एजोला है, यही करते हैं चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य। नील हरित शैवाल और एजोला का भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर नील हरित शैवाल आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो मैंने बताया था कि सिंगापुर सर्वाधिक निकट है, और भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर के गुजरती है, इन तीन ही महादेशों से। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि किस नदी पर है ये? तो ये आपका विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना, ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जाम्बिया एक देश है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की सीमा पर है ये, ठीक है ना। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से ये हो गया है ना, कौन सी सबसे लंबी नदी है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी तो नील है, बट नील नहीं है, निम्नलिखित लगा हुआ है, तो इसमें से अमेजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार बनी थी? ये पूछा जा रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ये आपको याद होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 वाला जो है ना, ये आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में किसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया? अब देखिए एक तरह का एक संयोग ही है कि जो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ठीक है ना, और रंकी रेड्डी को यहाँ पर रंकी रेड्डी सात्विक को, मैं इनका नाम बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनका नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, और इनका नाम है चिराग शेट्टी। तो आप इतना ही याद रखिएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अभी इनको रिसेंटली 2023 वाला पुरस्कार जो है अभी दिया गया है, मई या जून में, मुझे ठीक से याद नहीं, बस इसी साल 2025 में इनको दिया गया है 2023 के लिए। दरअसल इनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा था, तो इनको इस समय टाइम मिला है, तो इस समय इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, और साथ ही साथ 2025 वाला याद रखिएगा, ये 4 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किनको किनको? तो देखिएगा, नाम याद रखिएगा जरूर आप। एक तो आपका हो जाएगा मनु भाकर, निशानेबाजी के लिए दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। डी गुकेश को शतरंज के लिए दिया गया है, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, भारत में किन नदी का उद्गम स्थल नहीं है? तो एक ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, एक सिंधु याद रखिएगा, और एक सतलुज याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, इनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सतलुज दिया गया है। और कौन दो हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, अच्छा सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कराची पाकिस्तान में हुआ था। किसने हस्ताक्षर किया था? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति था उस समय अयूब खान, उसी ने साइन किया था उस पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, इसमें से कौन सा? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे निकट हो जाएगा सुमात्रा, क्योंकि सुमात्रा जो है ना, ये आपका ग्रेट निकोबार से लगभग 1200 किलोमीटर के पास में है। ठीक है, और बाकी जो देख रहे हैं बोर्नियो की दूरी लगभग 2400 किलोमीटर है। बोर्नियो की दूरी लगभग 2400 किलोमीटर है। जावा की दूरी जो है लगभग 1817 किलोमीटर है, 1800 मान लेते हैं। श्रीलंका की दूरी जो है लगभग 1437 किलोमीटर है। तो सबसे नज़दीक इसमें से सुमात्रा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो टिहरी बांध आपने पढ़ा है ना,
ये कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भागीरथी उत्तराखंड में है, टिहरी बिजली कॉम्प्लेक्स, पन बिजली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। इस तरह से लिखा गया है सोमपेन जनजाति। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स सोमपेन जनजाति। उसके बाद और जनजाति मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जारवा जनजाति, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ जारवा जनजाति। उसके बाद ओंगे जनजाति, ओंगे जनजाति। उसके बाद सेंटिनली जनजाति, सेंटिनली जनजाति, सेंटिनली जनजाति, ठीक है ना। ये सब कहाँ की जनजाति हैं? सोमपेन, यहाँ मैंने लिख दिया जारवा, ओंगे, सेंटिनली, ये कहाँ की जनजाति है? तो ये अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। इन सब जनजातियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है ना, ये आपका इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, मैं लिख देता हूँ पहले। और यहाँ पर जो है आपको कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको टोडा नामक जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये संपन्न जनजाति। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संपादक कौन था? प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक, तो ये आपका मखली गोसाल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मखली गोसाल दिया भी गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में, देखिए चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाले, वीडियो का क्वालिटी प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसको कि हम लोग अब सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किए थे ये? तो ये आपका था कलकत्ता नगर निगम में, ठीक है ना, यानी कि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये काम किए थे सुभाष चंद्र बोस आपके मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। इसको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न मिला हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? बताइए। तो आपको भी पता है वानभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित, तो वानभट्ट की रचना है हर्षचरित। और वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। और हर्षवर्धन जो था ना, इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसी के समय ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग आपने पढ़ा होगा, चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ये भारत आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए इसके द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट, निचला सदन और द्वैध शासन, इनमें से सभी का जो है स्थापना हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। चलिए तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के से 2 प्रश्न पूछ लिया गया। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन था, खाली स्थान दिया गया। इसने 73वां संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था? तो आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है ना। तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है, संविधान के भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिए इसी में एक आर्टिकल 40 है। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो पंचायत से ही तो संबंधित है 73वां, तो वहीं हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 40, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? बताइए। तो सिकंदर लोधी ने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन किस वर्ष हुआ था? ये पूछा जा रहा है, बताइए। इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो 1920 में उनका चयन हुआ था, बट 1919 में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, इसके लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो चयन उनका 1920 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बनारस में जो है आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये आपका जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में, जोनाथन डंकन ने, ठीक है ना, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा, ये तो क्वेश्चन में नहीं बता ही दिया, अंग्रेजी में यहाँ पर है कि कब इन्होंने सिविल सर्विस जो आपका
उसमें सेलेक्ट हुए थे सुभाष चंद्र बोस, तो 1920 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाट्य शास्त्र, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है। अच्छा, अभी आपने नाट्य शास्त्र के बारे में करंट में भी पढ़ा होगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और आपको याद होगा एक और पुस्तक गीता, ठीक है ना। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और गीता को जो है यूनेस्को की जो है विश्व स्मृति रजिस्टर, यानी कि वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र को और गीता को। वहीं पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो भरत मुनि, मैंने आपको बता ही दिया। ये आपका जो नाट्य शास्त्र है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए कब हुए थे। पहला जो है मध्यावधि चुनाव कब हुआ था, तो पहला मध्यावधि चुनाव 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का इसमें से पूछा गया है कि अनुच्छेद 19(1) में कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। अच्छा, आर्टिकल 19 जो है ना, ये स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसमें जो है आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक आप जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जाकर के आप वहाँ पर बस सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं संपत्ति का जो अधिकार है ना, संपत्ति का हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता ये नहीं है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद पूछा गया कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध, तो ये आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल भी मैंने आपको बखूबी बताया है कि नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो कब से कब तक रहा था जल्दी बता दीजिए। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँगा जल्दी से। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा था 1977 से 1982 तक रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, नाभिक में जो होता है ना, ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ये कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार दूसरा है, ठीक है ना। मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। बट यहाँ पर मूल कर्तव्य पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। और उस समय मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे, बट वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 1976 में, वो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। अच्छा, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषा का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में प्रावधान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए विषयों में से कौन सी संघ सूची में नहीं है। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान का जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें जो है आपके केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इसी 7वीं अनुसूची में, जैसे मैंने बताया कि 8वीं अनुसूची में भाषा है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है जो अभी प्रश्न पूछा था, और 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया संघ सूची में नहीं है, तो नहीं आएगा कृषि, क्योंकि कृषि राज्य सूची में आता है, कृषि राज्य सूची में आ जाएगा। उसके बाद स्थानीय सरकार आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आ जाएगा, ये सब राज्य सूची में है। चलिए जोसेफ एंटन, ध्यान से देखिए, जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है, जो कि लेखक के जीवन का एक संस्मरण है।
बताइए। तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, जोसेफ एंटन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कालानुक्रमिक सही क्रम क्या है। तो मैंने बताया कुतुब मीनार, फिर फतेहपुर सिकरी और फिर ताजमहल। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए उसके बाद देखिए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। अच्छा, किस माध्यम में अधिकतम होगी। तो अधिकतम प्रकाश की चाल निर्वात में होगी। अच्छा, ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, बट प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, प्रकाश की चाल इसमें से न्यूनतम हो जाएगी कांच में। वैसे ज़्यादातर आपको हीरा ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो न्यूनतम हीरा पर लगा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। घट के रूप में, यहाँ पर जो है लिखा गया ना, इस तरह से घट के रूप में लिखा गया, घट के रूप में, घड़ा के रूप में रूपांतरित होता है। समझ गए ना, घट मतलब घड़ा। तो ये पत्ता होता है। ठीक है ना, नागफनी का पत्ता जो होता है ये घड़ा के रूप में, मतलब घटपर्णी का। ठीक है ना, पिचर प्लांट का, नागफनी नहीं, पिचर प्लांट का, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA अस्तित्व में आई थी। तो 1943 में कहाँ पर, सिंगापुर में आई थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है इसका पुनर्गठन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था। तो पहला साहसिक कदम इनमें से कौन सा हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, 1917 में इन्होंने किया था। ठीक है ना। उसके बाद दांडी यात्रा तो 1930 की घटना है, याद रहेगा ना, दांडी यात्रा 1930 की घटना है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 की है, असहयोग आंदोलन 1920 की है। तो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर, यहाँ पर देखिए जगह भी बताएगा, तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। किसने किया था। अच्छा, 1930 में नमक सत्याग्रह जो गांधी जी का हुआ था, मतलब दांडी यात्रा। ठीक है ना। तो दांडी यात्रा में उन्होंने क्या किया था कि साबरमती आश्रम से ये दांडी तक उन्होंने यात्रा निकाला था और 78 अनुयायियों ने उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है ना। और उसी के तर्ज पर जो है सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर निकाला था। ठीक है ना। और तंजौर तट पर सी राजगोपालाचारी इन्होंने जो है, आपको याद रखना है, तिरुचिनोपल्ली से वेदरायण तक मार्च किया था। तिरुचिनोपल्ली से वेदरायणम तक। ठीक है ना, जगह भी मैं बता दे रहा हूँ, तिरुचिनोपल्ली से वेदरायणम तक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में, यानी कि कारा मतलब जेल होता है। ठीक है ना, कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। किसने किया था इसमें से। तो फ्रेंड्स ये आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसस्प के नाम से जाना जाता है। गुरसस्प के नाम से भी इसको जाना जाता है, अली गुरसस्प के नाम से। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि आगरा शहर की नींव, ये हो गया, मैंने आपको करा दिया है ना। ठीक है ना। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ टाउन आगरा, तो मैंने आपको बता दिया, सिकंदर लोदी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की बात हो रहा है। अच्छा, वर्तमान में जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आज, तो के संजय मूर्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है ना, के संजय मूर्ति आज के डेट में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 3 अक्टूबर 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाता है ये अपना अवकाश ग्रहण लेते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा शीतकालीन ओलंपिक जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये पूछा गया है। शीतकालीन, ठीक है ना, शीतकालीन बताइए कब हुआ था, जल्दी बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो शीतकालीन ओलंपिक जो है ना, ये आपका हुआ था कब, तो 1924 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स। देखिए इसको शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिए।